क्या ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जाति प्रमाण पत्र को लेकर के हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं? दिनेश चंद्र मास्टर ने क्या याचिका शंभू पासवान के खिलाफ लगाई थी? दायित्वधारियों को कितनी सैलरी मिल रही है? जनता का कितना रुपया कहां पर लग रहा है? उसके बदले में जनता को दायित्वधारियों से क्या आउटपुट मिल रहा है? क्या सिर्फ मौज कटेगी या फिर काम भी होगा? आइए बात करते हैं आज के इन सभी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी करें और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नगर निगम चुनाव के दौरान ऋषिकेश से बीजेपी के प्रत्याशी रहे, जिनकी चुनाव में जीत भी हुई और आज के समय में वो ऋषिकेश के मेयर हैं। शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र को लेकर के उसी समय खूब हो हल्ला मचा था। जैसा कि आपको पता ही है कि ऋषिकेश नगर निगम की सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई थी और तब बीजेपी ने यहाँ पर शंभू पासवान को मेयर का टिकट दिया था। अब शंभू पासवान के सामने निर्दलीय कैंडिडेट दिनेश चंद्र मास्टर जी थे। चुनाव के दौरान भी खूब गहमा गहमी इन दो कैंडिडेट्स उनके समर्थकों के बीच में दिखी। उसी दौरान निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर और उनके समर्थकों ने शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल खड़े किए थे। उनका आरोप था कि भाई शंभू पासवान ने अपना जो जाति प्रमाण पत्र दिया है उसमें कुछ गड़बड़ी जरूर है। उनके अनुसार उन्होंने जो विभिन्न रजिस्ट्री के दस्तावेज चेक किए उसमें शंभू पासवान की जाति का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि चुनाव के दौरान उन्होंने खुद को अनुसूचित जाति दर्शाया था, उसका प्रमाण पत्र भी दिया था। उसी दौरान निर्दलीय दिनेश चंद्र मास्टर ने डीएम को इस संबंध में जांच के लिए अर्जी भी दी थी, लेकिन उनका कहना है कि उनकी अर्जी पर जांच नहीं की गई। जब चुनाव समाप्त हुआ, नतीजे सामने आए तो शंभू पासवान दिनेश चंद्र मास्टर जी से चुनाव जीत गए और ऋषिकेश के मेयर बन गए। उसी समय निर्दलीय कैंडिडेट दिनेश चंद्र मास्टर और उनके समर्थकों के द्वारा ये बातें कही गई थी कि इस निर्वाचन के खिलाफ वो अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट जाने की वजह थी शंभू पासवान की जाति का प्रमाण पत्र। कोर्ट में इसके लिए याचिका दाखिल की गई, जिस याचिका पर अब नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने डीएम देहरादून को ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 4 सप्ताह के भीतर 4 हफ्तों के भीतर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाए और निर्णय लिया जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने डीएम देहरादून को ये निर्देश दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद शंभू पासवान की कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं या फिर उन्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, कौन सी जाति उत्तराखंड में आरक्षित श्रेणी में है, कौन सी जाति आरक्षित श्रेणी में नहीं है, किसे होना चाहिए, इस पर पिछले दिनों खूब बहस हुई। अब क्योंकि शंभू पासवान मूल रूप से बिहार से आते हैं, जब निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर के विधानसभा के अंदर एक विधेयक लाया गया जिस पर चर्चाएं हो रही थी, बहस हो रही थी, तो इस पर बहस करते हुए भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कई सारे तर्क सामने रखे थे। इनमें से उनकी एक बात जो कि प्रमुख रूप से हाईलाइट हुई थी वो ये थी कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति यूपी, बिहार या फिर बंगाल जैसे राज्यों में आरक्षित जाति की श्रेणी में आता हो, उसकी जाति उत्तराखंड में आकर के भी आरक्षित जाति हो जाए। इस एक पॉइंट को उन्होंने ध्यान में रखने को कहा था। अब डीएम देहरादून इस मामले में अगर जांच करते हैं तो शंभू पासवान का जाति प्रमाण पत्र यदि सही होता है, उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यदि, जैसा कि दिनेश चंद्र मास्टर और उनके समर्थकों का आरोप लगाया गया था, यदि उनका जाति प्रमाण पत्र उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है या फिर गड़बड़ी होती है तो फिर उन्हें दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। खैर, ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का एक गीत था, नौछमी नारायण। अब ये गीत किस पर गाया गया, कैसे गाया गया, इसमें क्या था, ये आप अच्छे से जानते होंगे। इस गीत की ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी को पता है कि राजनीतिक रूप से इस गीत का इम्पैक्ट कितना बड़ा था। उस समय, उस काल और उस परिस्थिति के अनुसार ये गीत बड़ा अनोखा गीत था। नौछमी नारायण गीत में एक लाइन थी कि खाजा बुखाना सी बाटी ने तूने लाल बत्तियों का डोला। अब लाल बत्तियां हर सरकार में बांटी जाती हैं, कौन किस हिसाब से बांटता है ये बांटने वाले के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस बात के लिए किसी एक या फिर 2 नामों का जिक्र करना, उनको टारगेट करना भी ठीक नहीं है। ये एक तरह की परंपरा रही है और हर सरकार में ये काम होता है। जरूरी भी है, कामकाज के लिहाज से भी और कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिहाज से भी ये जरूरी होता है। फर्क अब इतना सा आ गया है कि तब लाल बत्तियों का खूब चलन और खूब स्वैग हुआ करता था। अब लाल बत्तियां नहीं होती हैं, पर बत्ती वाला स्वैग तो अभी भी होता है। इस पूरे चक्र को दायित्व देना कहा जाता है और जिनको ये दायित्व मिलता है उन्हें दायित्वधारी कहा जाता है। कुछ इसमें राज्य मंत्री स्तर के भी होते हैं और कुछ को उनके समर्थक सीधे सीधे मंत्री के नाम से भी संबोधित करने लगते हैं। लेकिन ऑफिशियली जिनको दायित्व दिया जाता है वो या तो किसी विभाग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं या तो सलाहकार होते हैं। अब आजकल उत्तराखंड में धामी सरकार ने खूब दायित्व बांटे हैं। 2 लिस्टें अभी तक सामने आ चुकी हैं, जिसमें लगभग 38 लोगों को दायित्वधारी बना दिया गया है। ये सब बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दायित्वधारियों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है, कितना खर्चा इस पर आता है, इसको लेकर के कुछ जगहों पर आज खबरें छपी थी।
यानी कि कितना रुपया जनता का इन दायित्वधारियों पर खर्च होता है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के विधायकों को मिलने वाली सुख सुविधाएं और वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की थी, जिस पर खूब हंगामा भी हुआ। अब विधायकों की बढ़ गई तो फिर पूर्व विधायकों की भी बढ़नी ही थी। पिछली बार पूर्व विधायकों की बढ़ गई, लेकिन दायित्वधारियों को क्या क्या मिलता है वो जरा समझिए। अखबारों में जो छपा है उसके हिसाब से दायित्वधारियों को मानदेय के रूप में 45,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। इसके अलावा यदि सरकारी गाड़ी उपलब्ध नहीं है तो टैक्सी के लिए 80,000 रुपए तक मिल सकते हैं। टैक्सी के लिए इसमें ड्राइवर, मेंटेनेंस, पेट्रोल का खर्चा, ये सब कुछ शामिल होता है। साथ ही जब तक दायित्वधारी सेवा में है तब तक उसे 12,000 रुपए प्रति माह पर किसी एक को वैयक्तिक सहायक या फिर अनुसेवक के तौर पर वो अपनी उनकी तैनाती कर सकता है अगर वो विभाग में नहीं है। इसका खर्चा भी सरकार ही उठाती है। इसके लिए सरकारी कार्यालय और आवास भी मिलता है। अगर ना मिले तो उसके लिए 25,000 रुपए अधिकतम महीने का भत्ता भी मिल सकता है। यदि सरकारी आवास मिलता है तो फिर 10,000 रुपए कार्यालय के लिए भत्ता मिलेगा, और अगर कार्यालय मिलता है, आवास नहीं मिलता है तो 15,000 रुपए आवास का भत्ता मिलेगा। रेल और हवाई यात्रा का टिकट भी मिलता है। अपनी यात्राओं के दौरान वो सर्किट हाउस या फिर सरकारी भवनों में भी ठहर सकते हैं निःशुल्क रूप से। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि दायित्वधारी ताजा बनने के बाद आज यहाँ का दौरा, कल वहाँ का दौरा, आज यहाँ निरीक्षण, आज अलाना किया, कल फलाना फरकाया, इन सब को बताने के लिए मोबाइल भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए। 2,000 रुपए महीना मोबाइल और टेलीफोन के लिए भी रखे गए हैं। मतलब गाड़ी, ऑफिस, घर, मोबाइल, सहायक, सभी का खर्चा मिलेगा, और ये सभी खर्चा विभाग या फिर आयोग उठाएगा जिसके वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सलाहकार है। सीधे तौर पर सरकार ये खर्चा उठाती है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि भाई ये क्यों दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है। हो सकता है कि एक दायित्वधारी के तौर पर काम ही इतना ज्यादा होता होगा कि इस तरह की सुख सुविधाएं देना अनिवार्य हो जाता होगा। भाई जरूरी है, दे दो, हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब आपको इतनी सारी सुख सुविधाएं मिलें तो उस हिसाब से आपको आउटपुट भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकारी खर्चे पर मौज काट ली और काम नील बट्टा सन्नाटा। अब वैसे चाहे विधायक हो, दायित्वधारी हो या फिर मंत्री हो, हर जगह पर आवास की आवश्यकता आज के समय में क्यों ही पड़ती है। सभी के अपने अपने घर भी हैं, और कितना अच्छा हो जाता कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में रहते, वहां पर काम करते। देहरादून में सभी सुविधाएं देने का खर्चा भी कम आ जाता या फिर बच जाता। अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग रहते और अपने अपने क्षेत्र में फोकस करते। खैर, माननीयों के लिए सुविधाएं पूरी हैं, लेकिन समीक्षा भी उसी तरह से होनी चाहिए जैसे एक प्राइवेट नौकरी वाले की होती है। कम सैलरी में भयंकर काम होता है, भयंकर काम करना पड़ता है, अन्य सुख सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं, और जितना काम वो कर भी रहा है उसकी भी हर महीने या फिर हर हफ्ते, हर दिन स्क्रूटनी की जाती है। यदि काम ढंग से न हो तो उसकी छुट्टी कर दी जाती है। कितनी ही अच्छी बात हो जाए कि अगर ये सब कुछ माननीयों पर भी लागू हो जाए। खैर, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।